स्वागत है सभी का। मैपिंग की क्लास 10 में हम लोग ऑस्ट्रेलिया का राजनीतिक मानचित्रण पढ़ेंगे। ये पूरी सीरीज यूपी पीसीएस आरओ तथा बीपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट है। अब तक हम लोग लगभग एशिया को छोड़ के सभी महाद्वीप खत्म कर चुके हैं। तो चलिए ऑस्ट्रेलिया शुरू करते हैं। ऑस्ट्रेलिया का राजनीतिक मानचित्रण हम लोग को पढ़ना है। एक लंबा गैप हो गया त्योहारों की वजह से, लेकिन फिर से कंटिन्यू करना है। ये आखिरी क्लास होगी प्रॉपर मैपिंग की। फिर जो छूटी हुई चीज़ें उनको हम लोग अलग से 1 या 2 वीडियो में समाप्त करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं। तो इसमें देखने वाली चीज़ ये है कि पहले प्रांतों को देखना बहुत ज़रूरी है। 2 बार क्वेश्चन इसके आ चुके हैं कि किस प्रांत में कौन सा शहर है, शहरों का क्रम क्या है। ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया बेसिकली 4 पार्ट में ही है, लेकिन आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो उत्तरी ऑस्ट्रेलिया है, उत्तरी, दक्षिणी और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, ये तो इजी है। जो पूर्वी ऑस्ट्रेलिया है, जिसमें 3 प्रांत शामिल हैं, क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया, ये तीनों पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के हिस्से हैं। बस इनका क्रम याद हो गया तो ये काम चल जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले हमको जो पहला प्रांत है वो है क्वींसलैंड, फिर न्यू साउथ वेल्स है। ठीक है, न्यू साउथ वेल्स है, फिर विक्टोरिया है। इसके बाद फिर आ जाता है साउथ ऑस्ट्रेलिया। साउथ ऑस्ट्रेलिया के बाद वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, जिसमें ज़्यादातर क्या है, जितने मरुस्थल हैं वो वाले हिस्से ज़्यादातर यहीं पे हैं। ठीक है। फिर इसके बाद है उत्तरी ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। इतनी सारी चीज़ें हैं, इतने सारे प्रांत हैं जिनको देखना है। एक चीज़ और देखनी है जिसको पहले ही हम लोग डिसाइड कर ले रहे हैं कि ये जो शहरों का क्रम है ना, वो याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मतलब कौन सा शहर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कैसे स्थित है। तो सबसे पहले जिसको देखना है वो है ब्रिस्बेन, फिर है सिडनी। ठीक है, सिडनी को देखना है। फिर मेलबर्न है, एडिलेड है। ठीक है, पर्थ है, फिर डार्विन है। ठीक है। तो इसका कोड है, जिसको नॉन कोड है वो BSc MA PhD। तो ये हो गया ब्रिस्बेन, सिडनी। ठीक है। इसके बाद नहीं, BSc MA PhD, MA मिस कर दिया था मैं। तो ब्रिस्बेन हो गया, सिडनी हो गया, मेलबर्न, एडिलेड, पर्थ, फिर आपका डार्विन। ठीक है। तो इतनी चीज़ें हम लोग को याद रखनी है। अब हम लोग शहर बाय शहर चलेंगे। सबसे पहले जिस प्रांत के शहरों को हमको देखना है वो है क्वींसलैंड। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्वींसलैंड चलेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो अपर क्वींसलैंड है, इसमें एक प्रायद्वीप है। इस प्रायद्वीप का नाम है केपियार प्रायद्वीप। ठीक है, इस प्रायद्वीप का नाम है केपियार प्रायद्वीप। इस पे एक शहर है जिसका नाम है वाइपा। वाइपा शहर किस लिए प्रसिद्ध है? तो वाइपा शहर बॉक्साइट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, यहाँ पे बॉक्साइट का उत्पादन होता है। वैसे भी जो कच्चा बॉक्साइट है उसके उत्पादन में ये लोग अग्रणी हैं, लेकिन चूंकि एल्यूमिनियम जो है, बॉक्साइट से जो एल्यूमिनियम निकल रहा है, ये एक ऐसा उद्योग है जिसमें इलेक्ट्रिक की बहुत ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक मतलब ऊर्जा की अत्यधिक ज़रूरत पड़ती है, इसलिए ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक एल्यूमिनियम नहीं उत्पादन होता है, बल्कि इसके लिए ये चीन चला जाता है। चीन इसको इंपोर्ट करता है बॉक्साइट को, फिर एल्यूमिनियम प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो ये समझने वाली बात है कि ऑस्ट्रेलिया बॉक्साइट उत्पादन में तो अग्रणी है, लेकिन एल्यूमिनियम उत्पादन में अग्रणी नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो एक शहर माउंट ईसा है। शहर क्या है? ये एक पर्वत है, पहाड़ी जैसी चीज़ है, जो चांदी उत्पादन के लिए जाना जाता है। इसके अलावा माउंट ईसा सीसा और जस्ता के उत्पादन के लिए भी जाना जाता है। ठीक है, देखिए ये दोनों तो जुड़वा है ही है, लेकिन जहाँ सीसा जस्ता मिलता है वहाँ चांदी उत्पादन की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ऐसा हम लोग अपने भारत में राजस्थान में भी देखे हुए हैं। ठीक है, राजस्थान में भी जहाँ पे सीसा जस्ता की खानें हैं वहाँ पे चांदी की खानें हैं, इसलिए राजस्थान तीनों के उत्पादन में प्रमुख स्थान रखता है। ठीक है, इसके बाद 2 शहर और हम लोग को देखने हैं। वो शहर हैं, एक शहर है बाविम और एक है टाउन्सविले। ठीक है, तो इन दोनों शहरों में मांस का उत्पादन होता है। कारण क्या है? कारण ये है क्वींसलैंड जो प्रांत है वहाँ की जलवायु ऐसी है कि वहाँ पे घासों का और ऐसे घासों पर आधारित पशुओं का विकास हुआ है, जिससे वहाँ पे फार्म्स का विकास हुआ है। इस वजह से मांस उत्पादन जाना जाता है। वैसे हम लोग अगर रिलेट करें इसको, तो मांस उत्पादन कहाँ सबसे ज़्यादा होता है, या कौन सा ऐसा शहर या देश है जो मांस उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो जब हम लोग दक्षिणी अमेरिका पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोगों ने जब पंपास प्रदेश देखा था, तो हम लोगों ने देखा था कि अर्जेंटीना, और अर्जेंटीना की राजधानी जो है ब्यूनस आयर्स,
ये मांस उत्पादन के लिए जानी जाती है। ठीक है, तो जहाँ भी ऐसे समशीतोष्ण घास के मैदान मिलेंगे वहाँ पे ऐसे मांस उत्पादन के केंद्र बनेंगे। एक बार हम लोग को जलवायु की तरफ देखना चाहिए ताकि हम लोग रिलेट कर पाएँ कि कौन सा प्रदेश किस लिए जाना जा रहा है, तो उसके पीछे कारण क्या है। ठीक है, तो अगर पहले ऑस्ट्रेलिया की जलवायु को देखें हम लोग, तो ऑस्ट्रेलिया के जितने भी प्रांत हैं वहाँ पे अलग अलग तरह की जलवायु पाई जाती है। ठीक है, सबसे पहला जो हम लोग को देखना है वो है कि हम लोग क्वींसलैंड प्रांत की जलवायु देखें। तो यहाँ पे कौन सी जलवायु पाई जाती है, तो यहाँ पे मानसूनी जलवायु पाई जाती है। ठीक है, मानसूनी जलवायु है यहाँ। अब मानसूनी जलवायु होने की वजह से मतलब जितनी भी इधर की पवनें हैं वो यहाँ पे वर्षा कराती है। मानसूनी जलवायु का यही अर्थ हुआ ना कि यहाँ पे गर्मी ऋतु में वर्षा होती होगी और शीत ऋतु शुष्क और ठंडी रहती होगी। ठीक है, जैसे भारत में मानसूनी जलवायु है। तो भारत में जैसे गन्ना और चावल होता है, वैसे यहाँ भी गन्ना और चावल का उत्पादन होता है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ की जलवायु ऐसी है तो यहाँ पे पशुपालन भी होता होगा। ठीक है, पशुपालन होता है। पशुपालन होने की वजह से जो हम लोगों ने 2 प्रांत ऊपर पढ़े तो वहाँ पे मांस उत्पादन के केंद्र वो बन गए। इसके अलावा जो नीचे के 2 प्रांत हैं, विक्टोरिया और न्यू साउथ वेल्स। ठीक है, ये है न्यू साउथ वेल्स और ये है विक्टोरिया। ये जो 2 प्रांत हैं यहाँ पे चीन तुल्य जलवायु पाई जाती है। चीन तुल्य जलवायु जब हम लोग अभी आएंगे एशिया में तो आप लोगों को इस जलवायु के बारे में बताएंगे। इस जलवायु में चीन तुल्य जलवायु जो है वो मध्य महाद्वीपीय क्षेत्रों में पाई जाती है और इस जलवायु में भी वर्षा उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी मानसूनी में है, लेकिन ये अत्यधिक ऐसी जलवायु नहीं है जो अत्यधिक शुष्क है। मतलब यहाँ पे फसलों के उत्पादन की ठीक ठाक संभावनाएं रहती हैं। ठीक है, इसके बारे में डिटेल हम लोग एशिया के मैपिंग में करेंगे। ठीक है, इसके बाद विक्टोरिया प्रांत में आते हैं तो ये अपने सर्वाधिक यूकेलिप्टस के लिए जाना जाता है। यूकेलिप्टस जिसको हम लोग पर्यावरण का शत्रु भी कहते हैं। ठीक है, भारत में भी जो यूकेलिप्टस आया ना वो यहीं से आया, ऑस्ट्रेलिया से ही आया। यूकेलिप्टस मुख्यतः जो है वो दलदली भूमि का पेड़ है, जहाँ पे मतलब ऐसी भूमि है जहाँ पे पानी का अत्यधिक सड़ा हुआ पानी का जमा हो गया, तो वहाँ उसको ख़त्म करने के लिए यूकेलिप्टस लगाया जाता है। ठीक है, तो विक्टोरिया ये था। और हम लोगों ने क्या देखा था, हम लोगों ने देखा था ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है वहाँ पे, जहाँ पे ये ख़त्म होता है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, वहाँ पे इसी तरह के पेड़ों के नीले बीजों के गिरने की वजह से उसको ब्लू आल्प्स कहते हैं। ठीक है, तो रिलेट करिए तो समझ में आएगा। ठीक है, अब चलते हैं दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया पे। तो यहाँ पे स्टेपी जलवायु का विकास हुआ है। स्टेपी जलवायु उसी तरह की जलवायु है जैसे हम लोगों ने उत्तरी अमेरिका में प्रेयरी और दक्षिणी अमेरिका में पंपास को देखा था। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे समशीतोष्ण घास के मैदानों का विकास हुआ है। इसके अलावा ब्रिकफील्डर नामक हवा यहाँ पे चलती है। ठीक है, ये ब्रिकफील्डर नामक हवा ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट से होते हुए यहाँ पे पहुँचती है। ठीक है, तो इस क्षेत्र में किन चीज़ों का विकास हुआ है, तो कपास और मक्का की खेती का विकास हुआ है। अब मक्का आप लोग याद करिए, हम लोग प्रेयरी में भी मक्का पढ़े हुए हैं, हम लोगों ने पंपास प्रदेश में भी मक्का पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो अब ये समझना कितना आसान है कि जहाँ भी इस तरह की समशीतोष्ण घास के मैदान पाए जाएंगे वहाँ मक्के की कृषि के लिए आदर्श स्थिति मौजूद रहेगी। ठीक है, इससे आप इस तरह के क्वेश्चन भी सही कर सकते हैं। जब किसी उत्पादन संबंधी क्वेश्चन आए और आपको एकदम आइडिया ना हो तो आप जलवायु से रिलेट करके थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की तरफ। तो यहाँ मरुस्थलीय जलवायु का विकास हुआ है। कारण क्या है, कारण ये है कि यहाँ पे इसके बगल में जो है, इसके बगल में ठंडी जलधाराओं के बहने की वजह से यहाँ वाष्पोत्सर्जन की दर गिर जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पे वर्षा हो नहीं पाती। मरुस्थलीय जलवायु का विकास हुआ है। ठीक है, इसके अलावा इधर आप लोगों ने जाता है ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल स्थित है। ठीक है, और फिर यहाँ पे एक रेंज स्थित है और इसके बाद ये पर्थ जलवायु, पर्थ के पास भूमध्यसागरीय जलवायु का विकास हुआ है। पर्थ जलवायु ने पर्थ जो शहर है उसमें भूमध्यसागरीय जलवायु का विकास हुआ है। ये आप लोगों को बताया भी था कि ये उसी तरह से है जैसे हम लोगों ने अफ्रीका में एटलस पर्वत के पश्चिमी हिस्से में रबात को देखा था, जो मोरक्को की राजधानी है। ठीक है, कासाब्लांका था। ये दोनों भी भूमध्यसागरीय जलवायु के उदाहरण हैं। उसी तरह पर्थ भी भूमध्यसागरीय जलवायु का उदाहरण है। और कौन कौन है, तो
इसको यहाँ देखते अगर चले हम लोग तो यहाँ पर्थ है ही है, सैंटियागो वालपराजो जो कहाँ के, जो दक्षिणी अमेरिका के हैं वहाँ भी है, नेपल्स जो इटली का एक शहर है वहाँ भी है, केप टाउन दक्षिण अफ्रीका का शहर है वहाँ है, सैन फ्रांसिस्को जो है वो यूएसए का शहर है वहाँ पे भी भूमध्यसागरीय जलवायु का विकास हुआ है। ठीक है, इसके बाद हम लोग अगर उत्तरी ऑस्ट्रेलिया की तरफ चलें तो उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में सवाना जलवायु का विकास हुआ है। सवाना का मतलब क्या हो गया, मतलब ये हो गया कि ये क्या है, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। ठीक है, यहाँ आपको हम लोगों ने दो पठार भी पढ़ा था, एक का नाम था बर्कली और एक का नाम था ऑर्नहेमलैंड। प्राकृतिक वाला पढ़िएगा तो उसके तुरंत बाद इसको पढ़िएगा तो ज़्यादा रिलेट होता है, ज़्यादा सही तरीके से याद होता है। ठीक है, तो ये थी जलवायु। अब देखिए ये जो ऑस्ट्रेलिया का ये वाला हिस्सा है, पश्चिमी हिस्सा है, ये तो आप लोगों ने देखा कि मरुस्थलीय जलवायु का विकास हुआ है। यहाँ एक तूफान भी आता है जो कि जिसका नाम है विली विली। ठीक है, ये तूफान कई बार पूछा है, क्वेश्चन इससे कई बार बना हुआ है। कथन का क्वेश्चन नहीं बनता, जैसे ऐसे चार मिलान का क्वेश्चन आता है, उसमें एक तूफान और एक ये मिलान के लिए दे देता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा आप लोग कि विली विली तूफान यहाँ पे आता है। ठीक है, इसके अलावा अगर न्यूजीलैंड का हम लोग देखें तो न्यूजीलैंड में जलवायु समुद्रवर्ती प्रभाव के कारण यहाँ पे वर्ष भर वर्षा की जलवायु पाई जाती है। इसका मतलब है कि यहाँ पे मुख्यतः मानसूनी या इसको कह लें कि तटीय जलवायु का विकास हुआ है। ठीक है, तो तटीय जलवायु है और समुद्रवर्ती प्रभाव के कारण वर्ष भर वर्षा होती है। ठीक है, अब आगे चले शहरों पर हम लोग, तो हम लोगों ने यहाँ पे बावेन और टाउन्सविले नामक शहरों को देख लिया था, माउंट ईसा को देख लिया था। अब जो अगला शहर हम लोग को देखना है वो अगला शहर है ब्रोकन हिल। ठीक है, ब्रोकन हिल में भी चांदी का उत्पादन होता है, तांबा का उत्पादन होता है, सीसा जस्ता होगा ही चांदी के साथ पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा स्वर्ण खनन भी होता है। ठीक है, तो ब्रोकन हिल जो शहर हम लोग को याद रखना है। इसके बाद हम लोग क्वींसलैंड प्रांत की राजधानी जिसका नाम है ब्रिस्बेन, वहाँ पे चलते हैं। ठीक है, तो ब्रिस्बेन जो शहर है ना, वो जिस प्रदेश के पास स्थित है वहाँ पे इप्सविच कोयला क्षेत्र है। ठीक है, इप्सविच कोयला क्षेत्र में स्थित है ये ब्रिस्बेन शहर। ठीक है, अब ये क्या है, क्वींसलैंड प्रांत की राजधानी है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का विकास हुआ है। अब इसका कारण क्या था, यहाँ पे पाई जाती है मानसूनी जलवायु। मानसूनी जलवायु के कारण क्या होता है, यहाँ पे कृषि उपज होते हैं और उन उपज को प्रोसेस करके खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का विकास होता है। भारत भी तो यही चाह रहा है कि ये जो हमारी कृषि अनुकूल जलवायु है इसको हम लोग कैसे यूटिलाइज करके ज़्यादा मतलब एक तरह से वैल्यू एडिशन करें। ठीक है, तो उसके लिए तो प्रसंस्करण करना पड़ेगा, उसको प्रोसेस करना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ अनेक तरह के उद्योगों का विकास हुआ है जिसमें लोकोमोटिव है, मशीनरी है और ये एक बंदरगाह शहर भी है। ठीक है, ये पत्तन शहर भी है। तो इतना हम लोगों ने क्वींसलैंड प्रांत के बारे में जाना। ठीक है, अब अगले प्रांत की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रांत है न्यू साउथ वेल्स। जो न्यू साउथ वेल्स है, अब देखिए ये जो इप्सविच कोयला क्षेत्र है, ये देखिए ये दोनों में स्थित है। ठीक, मतलब इसका विस्तार ज़्यादा न्यू साउथ वेल्स में है और थोड़ा सा ब्रिस्बेन के पास क्वींसलैंड प्रांत में भी है। ठीक है, यहाँ लिग्नाइस और बिटुमिनस कोयला क्षेत्र मतलब कोयला पाया जाता है, इसके भंडार यहाँ पे पाए जाते हैं जो इप्सविच कोयला क्षेत्र है और इसी में इप्सविच शहर भी स्थित है। ठीक है, अब जो हंटर नदी है ना वो यहीं से गुजरती है। जो हंटर नदी है वो देखिए यहाँ से गुजर रही है। अब इसके वजह से हंटर नदी को ऑस्ट्रेलिया का रूर कहते हैं। अब रूर कहाँ से रिलेट हो रहा है, जर्मनी। अगर यूरोप की मैपिंग वीडियो देख के आप लोग आए हैं तो आप लोग रूर समझ रहे हैं। जो जर्मनी में एल्ब नदी की सहायक नदी रूर है वो वेस्टफेलिया कोयला क्षेत्र से होकर जाती है, इसलिए रूर एक क्या हो गया है, एक प्रतीक हो गया है कोयला भंडार के लिए, लौह इस्पात उद्योग के लिए। ठीक है, तो हंटर नदी को ऑस्ट्रेलिया का रूर कहते हैं। ठीक, इसके बाद जो शहर हमको मिलता है न्यू साउथ वेल्स में उसका नाम है न्यू कासल या कैसल। ठीक है, ये अब देखिए चूँकि यहाँ पे भंडार है तो ये लौह इस्पात उद्योग के विकास के लिए आदर्श स्थिति यहाँ पे मौजूद है, क्योंकि ये बंदरगाह भी तो है। जैसे मान लीजिए अगर किसी बंदरगाह नगर के पास कोई भी उद्योग लगाना आसान इसलिए हो जाता है क्योंकि वहाँ पे अगर कोई चीज़ की कमी भी है तो वो आयात के द्वारा पूरी कर ली जाती है। इस तरह अगर मान लीजिए कोयला पाया जाता है तो लोहा का आयात भी किया जा सकता है। इस तरह से जो विकास हुआ है भारत में, जो विशाखापट्टनम है
विशाखापट्टनम में इस तरह का विकास हुआ है। जापान के ज़्यादातर शहर जो हैं वो आयात आधारित या बाजार आधारित उद्योगों के विकास के लिए जाने जाते हैं। ये क्वेश्चन डायरेक्टली एक बार पूछ लिया था कि कौन सा ऐसा देश है जो ज़्यादातर बाजार आधारित उद्योगों के लिए जाना जाता है, मतलब वो सारी चीज़ें खरीद के बना लेता है। ठीक है, अब वो जापान पूरा पोर्टों से भरा हुआ है, तो वहाँ पत्तन पर आ जाते हैं आयात से सामान, फिर वो अपनी टेक्नोलॉजी से उसको जल्दी से प्रोसेस कर लेता है, जल्दी से उससे कुछ प्रोडक्ट तैयार कर लेता है और फिर वहीं से उसको डिलीवर कर देता है। तो समझिए कि वो बिना किसी कच्चे माल के आधार के बिना वो औद्योगिक विकास कर रहा है। ठीक है, तो उसी तरह से न्यू कैसल में लौह इस्पात उद्योग का विकास हुआ है। इसके अलावा जहाज निर्माण, अब देखिए पत्तन शहर है, लौह इस्पात हो गया, तो मैंने पहले ही आप लोग को बताया था पुराने मैपिंग के वीडियोज़ में कि अगर लौह इस्पात है और पत्तन शहर है तो जहाज निर्माण ऑटोमेटिकली वहाँ पे विकास हो जाएगा। इसके अलावा न्यू कैसल में कपड़ा उद्योग का विकास हुआ है। ठीक है, तो ये न्यू साउथ वेल्स का एक महत्वपूर्ण पत्तन शहर है। इसके बाद चलते हैं हम लोग अगले शहर पे जिसका नाम है सिडनी। ठीक है, सिडनी जो शहर है ना वो ऑस्ट्रेलिया का प्राचीन शहर है। ठीक है, प्राचीन शहर से ये आशय होता है कि ये शहर बस बहुत पहले गया है, इसलिए इसको प्राचीन शहर कहा जा रहा है। जैसे कोलकाता जो है वो प्राचीन शहर है। ठीक है, ये लौह इस्पात के लिए जाना जाता है क्योंकि ये भी न्यू साउथ वेल्स का ही हिस्सा है, और यहाँ पे पेपर इंडस्ट्री, प्रिंटिंग इंडस्ट्री, ठीक है, इसके अलावा रसायन उद्योग का विकास हुआ है। ठीक है, सीसा जिंक का खनन और निर्यात यहाँ से किया जाता है। यहाँ एक पत्तन है जिसका नाम है पर्ल हार्बर। ठीक है, पर्ल हार्बर सिडनी का ही एक पत्तन है। ठीक है, बहुत पुराना और बहुत फेमस है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग, तो हम लोग को एक शहर मिलता है जो कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है और एक प्रशासनिक शहर है। जैसे क्या है ना, किसी शहर के राजधानी बनने के लिए कई सारी चीज़ें जिम्मेदार हैं। जैसे पहले ऑस्ट्रेलिया की राजधानी मेलबर्न हुआ करती थी, लेकिन बाद में कैनबरा कर दी गई। ठीक है, तो जैसे भारत में जिस तरह का सिस्टम है कि एक बार कोई शहर बसता चला गया और बढ़ता चला गया, तो वहाँ पे जल्दी उसको तोड़ने का काम नहीं किया जाता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने ये काम किया। अभी देखिए इंडोनेशिया ने भी अपनी राजधानी स्थानांतरित कर दी, तो ऑस्ट्रेलिया ने भी मेलबर्न से कैनबरा कर दी। ठीक है, जबकि कैनबरा को उस समय तक वो उतना बड़ा शहर नहीं था, उससे बड़े बड़े शहर मौजूद थे ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, तो ये एक प्रशासनिक शहर है जो किस नदी के तट पे है, तो ये मालो कालो नदी के तट पे स्थित है। ठीक है, जो मरे डार्लिंग नदी तंत्र का ही एक हिस्सा है। ठीक है, तो आप लोग ये जानिए कि जो मरे डार्लिंग नदी तंत्र है उसी के एक हिस्से या उसी की एक सहायक नदी के तट पे कैनबरा शहर स्थित है। ठीक है, आगे चलते हैं, अब आप लोग विक्टोरिया प्रांत पे चलेंगे। तो जो ये नदी है ना, ये नदी तंत्र ही विक्टोरिया और न्यू साउथ वेल्स के बीच में सीमा भी बना रही है। अब ध्यान से देखिए, आप लोग को यहाँ दिख रहा होगा ये नदी ऐसे सीमा बनाते हुए दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में बह जा रही है। इस नदी का नाम है मरे। ठीक है, तो ये नदी विक्टोरिया न्यू साउथ वेल्स की सीमा बना रही है। विक्टोरिया प्रांत में जो शहर स्थित है उसका नाम है मेलबर्न। तो चलते हैं मेलबर्न की तरफ। मेलबर्न जो शहर है वर्तमान में तो विक्टोरिया की राजधानी है, लेकिन पहले ये पहले ऑस्ट्रेलिया की राजधानी हुआ करता था। ठीक है, इसके अलावा अब यहाँ पे किन किन चीज़ों का विकास हुआ है, उससे पहले ये जो मेलबर्न या विक्टोरिया प्रांत है, यहाँ पे जो एक कोयला क्षेत्र स्थित है उसका नाम है गिप्सलैंड। ठीक है, गिप्सलैंड कोयला क्षेत्र है। ठीक है, अब कोयला क्षेत्र होने से लौह इस्पात, जलयान उद्योग, इन सब के विकास की संभावनाएं बन जाती हैं। तो यहाँ पे देखिए ऑटोमोबाइल और जहाज उद्योग यहाँ पे विकसित हो गए। इसके अलावा जलवायु ऐसी कि हवाई जहाज निर्माण केंद्र भी विकसित हो गया। मतलब इसके विकसित होने का मतलब है कि यहाँ पे मानसून, चक्रवात और किसी तरह की स्थानीय पवनों का क्षेत्र नहीं है, मतलब इससे सुरक्षित है। ठीक है, इसके अलावा ये जिस खाड़ी पे स्थित है मेलबर्न, उस खाड़ी का नाम है पोर्ट फिलिप। पोर्ट फिलिप की खाड़ी। ठीक है, मेलबर्न के बारे में हम लोगों ने इतना जाना कि ये विक्टोरिया की राजधानी है, पहले ये ऑस्ट्रेलिया की राजधानी हुआ करता था। पोर्ट फिलिप की खाड़ी पे स्थित है। यहाँ पे हवाई जहाज, पानी के जहाज, ऑटोमोबाइल तथा रसायन इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है। तथा ये गिप्सलैंड प्रांत, गिप्सलैंड जो क्षेत्र है वो कोयले के लिए जाना जाता है, उस क्षेत्र में ये स्थित है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आगे हम लोग चलेंगे दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया प्रांत पे। ठीक है, जहाँ हम लोग को देखिए ये जो गिप्सलैंड कोयला क्षेत्र यहाँ लिखा हुआ है, इसका विस्तार इधर है। ठीक है,
ये इसकी लोकेशन है, ठीक है। तो अब ये मेलबर्न क्षेत्र के करीब है, ठीक है। ये वहाँ पे प्रांत वाइज गिप्सलैंड जो है, जो शहर है, वो स्थित है साउथ ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन जो क्षेत्र का विस्तार है वो मेलबर्न के करीब ज़्यादा है एडिलेड की अपेक्षा, ठीक है। तो जैसे ये मान लीजिए बॉर्डर है और यहाँ पे कोई शहर है और यहाँ पे कोई पोर्ट है, ठीक है। तो प्रांत वाइज भले ये दूसरे प्रांत में है और ये बॉर्डर है, लेकिन यहाँ से इसकी नज़दीकी भी है, तो इस वजह से गिप्सलैंड क्षेत्र में ही मेलबर्न का विस्तार है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो हम लोग को जो अगला शहर मिलता है वो है एडिलेड, ठीक है। एडिलेड के बारे में जानते हैं। अब एडिलेड जो है ना, वो देखिए मरे डार्लिंग नदी तंत्र के एकदम समीप स्थित है तथा सेंट विंसेंट की खाड़ी के किनारे है, ठीक है। सेंट विंसेंट की खाड़ी पे, और ये मेलबर्न था पोर्ट फिलिप की खाड़ी, ठीक है। ये दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया प्रांत की राजधानी है। कृषि आधारित उद्योग, मतलब इसमें है ऊनी वस्त्र उद्योग के लिए जाना जाता है, ठीक है। डब्बा बंद उद्योग, ठीक है। अब डब्बा बंद में क्या है, चूँकि ये जो दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया है ये समशीतोष्ण घास के मैदानों का क्षेत्र है, तो यहाँ पे मांस और खाद्य प्रसंस्करण, इन दोनों उद्योगों का विकास हुआ है, ठीक है। इन दोनों उद्योग का विकास, इन दोनों का संबंध डब्बाबंद उद्योग से है, मतलब प्रोसेस फूड से है, ठीक है। इसके अलावा डेयरी इंडस्ट्री का विकास हुआ है और आटा पिसाई उद्योग का विकास हुआ है, ठीक है। आटा पिसाई मतलब चूँकि ये क्षेत्र मक्का के उत्पादन के लिए जाना जाता है, इसलिए आटा पिसाई उद्योग के लिए ये मतलब अपने खाने से ज़्यादा ये उपजा ले रहे हैं, तो उसको क्या करेंगे, प्रोसेस ही करेंगे, ठीक है। तो कुछ प्रोसेस इस रूप में करते हैं, कुछ इसमें करते हैं। इसके अलावा ये पत्तन शहर है, तो ऑटोमोबाइल और लौह इस्पात उद्योग का भी विकास हुआ है, क्योंकि गिप्सलैंड प्रांत इसको भी और इसको दोनों को सपोर्ट करता है, ठीक है। गिप्सलैंड में लिग्नाइट कोयला क्षेत्र है और ये दोनों मेलबर्न और एडिलेड को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। आगे चलें अगर हम लोग, तो दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में देखते हैं कोई शहर हमको मिलता है कि नहीं। तो दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में हम लोग को नहीं देखना है। अब हम लोग वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की तरफ जा रहे हैं, जहाँ हम लोगों को अत्यंत महत्वपूर्ण शहरों को देखना है, ठीक है। ये पूरा शुष्क क्षेत्र ही है, ठीक है। तो पहले इसके दक्षिण पश्चिमी हिस्से में जो 3 शहर हम लोग को पढ़ना है, पहले उसकी तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले जिस शहर को हम लोग को देखना है उस शहर का नाम है कालगुल्ली, ठीक है। कालगुल्ली प्रमुखतः स्वर्ण उत्पादन के लिए जाना जाता है, और जो इसके साथ एक जुड़वा शहर के रूप में मौजूद है उसका नाम है कुलगाड़ी। कुलगाड़ी सोना और चांदी दोनों के उत्पादन के लिए जाना जाता है। इन दोनों को सामूहिक रूप से ऑस्ट्रेलिया की स्वर्ण नगरी कहा जाता है। जब ऑस्ट्रेलिया में इस तरह के स्वर्ण खनन या स्वर्ण के इतने बड़े भंडार का पता चलता है, तो यूके से व्यापारी और अनेक लोग ऑस्ट्रेलिया की तरफ पलायन करते हैं। उस पलायन का नाम इतिहास में गोल्ड रश है, ठीक है। मैंने आपको प्राकृतिक वाले वीडियो में बताया था कि जो यहाँ के मूल निवासी हैं उनको इन्होंने मतलब लगभग ख़त्म कर दिया, ठीक है। उनको ख़त्म करके उनको क्या कर दिया, साइडलाइन करते हुए पूरा ये ऑस्ट्रेलिया प्रायद्वीप ही प्रवासियों ने कब्जा कर लिया, ठीक है। प्रवासी मतलब वही यूके और यूरोप के जितने प्रवासी हैं उन्होंने इसको कब्जा कर लिया है। और ये गोल्ड रश मतलब वहाँ पे औद्योगिकरण हो गया था, खनन की तकनीकें आ गई थी, उनको बस कच्चा माल ही तो चाहिए था, और वो उनको ऑस्ट्रेलिया नामक एक महाद्वीप पे मिला, तो पूरा महाद्वीप ही उन्होंने कब्जा कर लिया और वहाँ के मूल निवासियों को लगभग ख़त्म कर दिया है। वो मतलब ऐसे संख्या में है कि वो कुछ प्रभाव ही नहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं। ये 2 शहर हो गए। इसके बाद हमको पर्थ को पढ़ना है। तो पर्थ जो आच्छादित है या एक तरह से घिरा हुआ है उसके आच्छादन में, तो वो डार्लिंग श्रेणी है, ठीक है, जो मैग्नीज उत्पादन के लिए जानी जाती है। इसके किनारे ही पर्थ है। ये पर्थ को एक तरह से मरुस्थल के शुष्क और धूल भरी आंधियों से रोकती है। जो इधर से आती हैं उनको ये रोक के पर्थ को एक बेहतर शहर बनाने में मदद करती है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग अभी थोड़ी देर पहले बात किए थे जब हम लोग मानसून वो पढ़ रहे थे, जलवायु पढ़ रहे थे। तो चलते हैं पर्थ के बारे में जानते हैं। तो ये स्वान नदी तट पे स्थित है। पहली चीज़ ये जाननी है कि स्वान नदी के तट पे स्थित है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया प्रांत की राजधानी है। कपड़ा और इस्पात उद्योग के लिए जाना जाता है, और जहाँ इस्पात उद्योग होगा और अगर वो पत्तन शहर है तो जलपोत निर्माण होगा ही होगा, ठीक है। तो ये इतने शहर हो गए पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में। और हम लोग चलें तो ऊपर हम लोग को एक क्षेत्र और मिलता है, उसका नाम है पिलबारा की खान में। ये पूरा प्रदेश जो है वो किम्बरले पठार है, ठीक है। और किम्बरले पठार में होता है लौह उत्पादन, ठीक है, लौह उत्पादन होता है।
और यहाँ पे जो खान है उसका नाम है पिलबारा, ठीक है। और पिलबारा से पिलबारा शहर भी का भी विकास हुआ है, जो किसके लिए जाना जाता है, तो ये लौह खनन के लिए जाना जाता है, लौह खनन के लिए जाना जाता है, ठीक है। इतनी चीज़ें इसके बारे में जाननी है, इसको भूलना नहीं है, क्वेश्चन में कथन बनाने के लिए ये चीज़ यूज़ करता है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, तो हम लोग को देखना है अब उत्तरी ऑस्ट्रेलिया। तो उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में मकर रेखा पे एक शहर स्थित है, उस शहर का नाम है एलिस स्प्रिंग, ठीक है। एलिस स्प्रिंग इस शहर का नाम है, ठीक। ये माउंट मैकडोनल्ड यहाँ पे इसका विस्तार है ऐसे, और इससे प्राकृतिक गैस निकाली जाती है। एलिस स्प्रिंग से प्राकृतिक गैस का निष्कर्षण किया जाता है, ठीक है। तो प्राकृतिक गैस का 3 चीज़ें जाननी है, प्राकृतिक गैस का यहाँ से निष्कर्षण होता है, इसके अलावा ये मैकडोनल्ड पर्वत का एक हिस्सा है, ठीक है, तथा मकर रेखा पर स्थित है, मकर रेखा पर स्थित है, और ये उत्तरी ऑस्ट्रेलिया प्रांत में स्थित है, ठीक है। इतनी चीज़ें इसके बारे में जाननी है, नोट डाउन करनी है, ठीक है। उत्तरी ऑस्ट्रेलिया के ऊपरी हिस्से में एक शहर है, लगभग 2 शहर हैं, एक का नाम है डार्विन। डार्विन जो है ना, सबसे उत्तरी शहर के रूप में ऑस्ट्रेलिया के प्रवेश द्वार के रूप में जाना जाता है। एक प्रमुख पत्तन है तथा लौह इस्पात उद्योग का यहाँ विकास हुआ है, लौह इस्पात उद्योग का विकास हुआ है। इसके अलावा एक शहर है जो इसका नाम है रम जंगल, जो यूरेनियम उत्खनन के लिए जाना जाता है। यहाँ यूरेनियम उत्खनन किस क्षेत्र की वजह से किया जाता है, क्योंकि जो बर्कली और ऑनहेम लैंड है, यहाँ से क्या कच्चे अयस्कों को लाया जाता है और उसको उसे यूरेनियम का उत्खनन किया जाता है, और ये दोनों क्षेत्र यहीं पे विस्तृत है, ठीक है। बर्कली और ऑनहेम लैंड, तो रम जंगल ऑनहेम लैंड पठार के समीप ही स्थित है, ठीक है। और ये एक नदी के तट पे स्थित है, इसका नाम है डेली नदी, ठीक है। डेली नदी यहाँ से जा रही है, रम जंगल उसके तट पे स्थित है, ठीक है। यहाँ पे आपकी है कारपेंट्रिया की खाड़ी, ठीक है। आगे चलें तो हम लोग थोड़ा न्यूजीलैंड के शहरों के बारे में जानेंगे। ऑस्ट्रेलिया में अब हम लोग को कुछ बचा वो नहीं हुआ है। यहाँ पे तस्मानिया का एक जो शहर है, जो तस्मानिया प्रांत की राजधानी भी है, होबार्ट, ये खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए जाना जाता है। ये चीज़ें हम लोग को जाननी है। ये तस्मानिया प्रांत ही है ऑस्ट्रेलिया का, ऑस्ट्रेलिया देश का ही ये हिस्सा है, ठीक है। आगे चले हम लोग, तो हम लोग न्यूजीलैंड के बारे में जानेंगे। तो न्यूजीलैंड बेसिकली 2 द्वीपों में बटा हुआ है। सबसे पहले उत्तरी द्वीप को देखते हैं हम लोग। तो उत्तरी द्वीप के वेलिंगटन ही न्यूजीलैंड की राजधानी है। उत्तरी द्वीप पे इसका मतलब स्थिति है, अवस्थिति है। और इसके बारे में अगर और जाने तो वेलिंगटन जो है ना, वो देश की राजधानी के साथ साथ एक प्रमुख बंदरगाह भी है, ठीक है। और ये कुक स्टेट, जो ये यहाँ पे जलसंधि पड़ती है, कुक जलसंधि, इसके तट पे ही स्थित है, ठीक है। यहाँ पे पशुपालन और डेयरी उद्योग का विकास हुआ है, ये पता है। विश्व की दक्षिणतम राजधानी है, ये अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। उत्तरतम कौन सी है, तो उत्तरतम जो है रेकजाविक है, ठीक है। रेकजाविक किस देश की राजधानी है, आइसलैंड की राजधानी है ये, ठीक है। तो उत्तरतम और दक्षिणतम राजधानी आप लोगों को याद होनी चाहिए। उत्तरतम शहर कौन सा है ये आप लोग बताइए, मैं उसका लोकेशन आपको बता दे रहा हूँ। ये साइबेरिया में है, रशिया का हिस्सा है, ठीक है, ठीक है। साइबेरिया प्रांत में रशिया का हिस्सा है। सबसे उत्तरी शहर आप लोग कमेंट करके बताइए, ठीक है। तो वेलिंगटन डेयरी उद्योग तथा विश्व की दक्षिणतम राजधानी है। इसके अलावा जिस शहर को हम लोग को देखना है, वो शहर का नाम है ऑकलैंड, ठीक है। ऑकलैंड उत्तरी द्वीप पे स्थित बंदरगाह है और देश का सबसे बड़ा नगर है। इसके अलावा सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर भी है, ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या का नगर है। और इसके बारे में क्या जानना है, ये एक समय न्यूजीलैंड की राजधानी हुआ करता था, लेकिन 1865 के बाद इसको यहाँ से राजधानी को रिमूव कर दिया गया। ये किन चीज़ों के लिए जाना जाता है, तो ये जलयान तथा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का विकास यहाँ पे हुआ है तथा जलयान उद्योग का विकास हुआ है। इसके अलावा एक शहर को और देखना है जिसका नाम है हैमिल्टन, ठीक है। ये न्यूजीलैंड का नदी तट पे स्थित शहर है, नदी तट पे स्थित एक आंतरिक नगर है, एक आंतरिक बंदरगाह है, ठीक है। ये बेसिकली किसके लिए जाना जाता है, हैमिल्टन वाला प्रांत, ये शीतलीकरण मतलब चीज़ों की डीप फ्रीजिंग के लिए जाना जाता है, डीप फ्रीजिंग के लिए जाना जाता है, ठीक है। तो ये हो गया उत्तरी द्वीप। एक और शहर है, इसका नाम है नेपियर, ठीक है। इसके बारे में ऐसा कुछ खास नहीं है। न्यूजीलैंड के दक्षिणी द्वीप पे जो शहर हैं, उनका नाम, जो इम्पोर्टेंट शहर है उसमें नाम है उसका क्राइस्ट चर्च, जो कि एक सांस्कृतिक शहर है, ठीक है। इसके अलावा यह एक प्राकृतिक बंदरगाह और औद्योगिक शहर भी है, प्राकृतिक पत्तन है और औद्योगिक शहर भी है, ठीक है।
जिस खाड़ी के तट पे ये स्थित है, इस खाड़ी का नाम है पेगासस की खाड़ी। पेगासस की खाड़ी के तट पे ये स्थित है। ठीक है, हम लोगों ने बाकी देख लिया है। और दक्षिणी द्वीप पे एक और शहर है, इसका नाम है, यहाँ पे स्थित है, नेल्सन है। ठीक है, नेल्सन शहर जो है ना वो तटवर्ती है, बंदरगाह शहर पे स्थित है। ठीक है, और इधर तस्मान की खाड़ी है तो उसके तट पे स्थित है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ये जो है एक पशुपालन क्षेत्र है, पशुपालन क्षेत्र है, उपजाऊ है। ठीक है, उपजाऊ पशुपालन क्षेत्र है। यहाँ पे भेड़ पालन का विकास हुआ है। ठीक है, भेड़ पालन का विकास हुआ है न्यूजीलैंड में। कुछ और चीज़ें जानते हैं तो न्यूजीलैंड को पूर्व का इंग्लैंड कहते हैं। यहाँ पे 90% ब्रिटिश प्रवासी रहते हैं। ठीक है, यहाँ के मूल निवासियों को माओरी कहा जाता है। आबेल तस्मान ने न्यूजीलैंड की खोज की थी। ठीक है, ये जान गए कि 90% जनसंख्या और दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। ठीक है, तो इतना हम लोग न्यूजीलैंड के बारे में जाने। इसकी जलवायु के बारे में हम लोग पहले ही जान चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग लगभग सारे महाद्वीपों को ख़त्म कर चुके हैं, बचा हुआ है केवल एशिया। ठीक है, तो बाकी का आप लोग उसको पढ़िए कई बार और उसका नोट्स बनाइए। इसको हम लोग पढ़ेंगे 2 या 3 वीडियो में। ठीक है, क्योंकि ये कई भाग में विस्तारित है। एशिया के 3 वीडियो के साथ हम लोग का मैपिंग समाप्त हो जाएगा। मैपिंग में कुछ वीडियो हम लोग ऐसे लाएंगे जो कि मतलब डायरेक्ट जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन वो ट्रेडिशनल मैपिंग का हिस्सा नहीं है। ठीक है, जैसे विश्व के द्वीप। ठीक है, विभिन्न महासागरों में द्वीप हैं। ठीक है, इसके अलावा एक चीज़ और हम लोग को पढ़नी है इस वीडियो में ही, जो हम लोग अभी मिस कर रहे हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से ही। देखिए ये वाला हिस्सा जो है, जो ऑस्ट्रेलिया है ना, इसमें अनेक द्वीप समूह हैं। देखिए द्वीपों से ही याद आ गया अचानक से। ठीक है, इन द्वीपों से क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो इन द्वीपों को मेनली 3 भाग में बांट दिया गया है। पहला है मेलानेशिया, दूसरा है माइक्रोनेशिया, फिर पॉलिनेशिया। तो ये डिवीज़न जो है ये हम लोग को याद रखना है और ये करके ऑस्ट्रेलिया ख़त्म होगा। ठीक है, ये देखिए ऐसे बटा हुआ है, फिर ये ऐसे बटा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग को याद रखना है कि ये जो डिवीज़न है इससे क्वेश्चन एक बार आया हुआ है, कई बार और आ सकता है। ईजी है इसलिए हम लोग को इसको याद रख लेना चाहिए, जैसे कि क्वेश्चन गलत होने के चांसेस न रहें। ठीक है, तो ये चलिए शुरू करते हैं इसको। तो जो पॉलिनेशिया है, पॉलिनेशिया बेसिकली जो पैसिफिक ओशियन है उसमें विस्तारित ज़्यादातर द्वीप हैं। ठीक है, ये सबसे बड़ा द्वीपों का क्रम है। इसमें क्रम से हम लोग द्वीपों को देखते हुए चलें तो ये है तुवालू, समोआ, टोकेलाउ, कुक आइलैंड, सोसाइटी आइलैंड, टोंगा, कर्माडेक, मार्कीज आइलैंड तथा हवाईयन द्वीप समूह। ठीक है, इस पे यूएसए का कब्जा है। ये सब आज़ाद स्टेट हैं। ठीक है, और कुछ ऐसे भी हैं जिस पे अन्य देशों का कब्जा है। ठीक है, जैसे टोंगा एक आज़ाद है। ठीक है, तो ये पॉलिनेशिया है। तो इनको आप लोग कोई ना कोई कोड अगर अपने से बना पाएँ तो बनाएं। अगर हम लोग इसको इवॉल्व कर पाएंगे तो जब हम लोग पैसिफिक ओशियन के द्वीप पढ़ेंगे ना तो उसमें हम लोग पॉलिनेशिया के लिए कोई कोड बना के इसको याद करने का प्रयास करेंगे। माइक्रोनेशिया छोटा है। ठीक है, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट देश है उसका नाम है पलाव। ठीक है, पलाव एक देश है। फिर कैरोलिना है। ठीक, कैरोलिना कई द्वीपों का समूह है। इसके अलावा मार्शल आइलैंड है। ठीक है, और किरबाती है। किरबाती इंपॉर्टेंट है। किरबाती और तुवालू को, पलाव को नहीं भूलना है। ठीक है, पलाव और किरबाती 2 इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये मरियाना आइलैंड है, कैरोलिना आइलैंड है, मार्शल आइलैंड है। ये तीनों द्वीप समूह हैं। ठीक है, माइक्रोनेशिया के बाद हम लोग को चलना है मेलानेशिया की तरफ। तो मेलानेशिया में देखें हम लोग तो जो देश है पापुआ न्यू गिनी, सबसे पहले इसको ध्यान देना है। ठीक है, ये अपनी बाउंड्री जो है वो इंडोनेशिया के साथ साझा करता है। ये प्रश्न भी पूछ सकता है कि कौन सा ऐसा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का देश है जो इंडोनेशिया देश के साथ बॉर्डर साझा करता है, तो ये है पापुआ न्यू गिनी। इसके अलावा सोलोमन द्वीप समूह है। वनवातु एक देश है। ठीक है, इंपॉर्टेंट भी है, याद रखना है। न्यू कैलिडोनिया ये फ्रांस का अधिकृत क्षेत्र है। ठीक है, जिसके लिए विवाद भी होता रहता है। ठीक है, फिजी एक आज़ाद देश है। ठीक है, अभी भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो फिजी गई भी थी, उनको वहाँ का सर्वोच्च सम्मान भी मिला। ठीक है, इसके अलावा जो ऑस्ट्रेलिया खुद है ये मेलानेशिया का हिस्सा है। ठीक है, मेलानेशिया का हिस्सा है। जबकि जो न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड किसका हिस्सा है, तो पॉलिनेशिया का हिस्सा है। ये अपने आप में एक प्रश्न है। ठीक है, कि कौन सा
किसका हिस्सा है। ठीक है, तो जो आज़ाद देश हैं या जो अधिकृत देश हैं, इनको ध्यान से देखना है, इनको नोट डाउन करना है, याद करने का प्रयास करना है। एक क्वेश्चन बना हुआ था, फिर दोबारा एक क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो ये उतना इम्पॉर्टेंट है। तो हम लोग देख रहे थे कि हम लोग को एशिया की मैपिंग अभी करनी है। इसके बाद एशिया की मैपिंग करने के बाद मैपिंग का ट्रेडिशनल हिस्सा खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग द्वीप बोल रहे थे। फिर कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें, जैसे ज्वालामुखी जो है, ज्वालामुखी कहाँ कौन सी ज्वालामुखी स्थित हैं, कहाँ कौन सी खाइयाँ स्थित हैं। तो जो ट्रेंचेज हैं, खाइयाँ हैं, वो हम लोग द्वीपों के साथ ही कर लेंगे जब हम लोग महासागर पढ़ेंगे। ठीक है, तो इतना करने के बाद हमारी मैपिंग खत्म हो जाएगी। आप लोग का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, शेयर करिए, जितने लोगों को जानते हैं अपने फ्रेंड्स से, अपने दोस्तों से, ग्रुप में। ठीक है, शेयर करिए, यही मतलब आपका हमको सपोर्ट होगा। जो फ्यूचर पीसीएस टेलीग्राम चैनल है, उसका नाम है फ्यूचर पीसीएस 01। आप लोग इसको सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन में रहेगा, वहाँ से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएंगी, न्यूज़ मिल जाएंगी, डेली करंट अफेयर्स मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो भी रिवीजन प्रोग्राम है, वो आप लोगों को फ्री में यहाँ मिलेगा। कुछ भी यहाँ लगता नहीं है। ठीक है, क्विज़ है। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, उसको भी शेयर करिए। जुड़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।